हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज अपनी चालू है भयंकर तरीके से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो कि मैरीटाइम से रिलेटेड हैं, मतलब समुंदर, जल, पानी वाली, है ना, जलपरी, उनसे रिलेटेड मैरीटाइम वाली देखेंगे। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। यूएन क्लॉस, आईटी लॉज, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, राइम्स पढ़ेंगे, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम सीबेड 2030, कैस्पियन सी ब्रेक थ्रू ट्रीटी पढ़ेंगे, इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन पढ़ेंगे, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे, और एक और पढ़ेंगे, शायद मैंने इसमें डाला नहीं, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, है ना, उस पर भी क्वेश्चन आया था। तो ये सब चीजें अपन मिल मिला के पढ़ेंगे। देखो, इस टॉपिक इन टाइप्स के नेचर क्या है। नेचर है रटने वाले, लेकिन रटने के साथ साथ में कुछ एक चीजों का क्या ध्यान रखना है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का क्या हिसाब किताब है ना। बस उनसे मिलके सारा काम होएगा। स्टार्ट कर देते हैं। देखो, मैरीटाइम जो समुंदर के अंदर शिपिंग होती है ना, शिपिंग होती है, उसमें ट्रेड होता है ना, सामान की आवाजाही, आवाजाही उसका ध्यान में रखा जाता है ना। तो मैरी का मतलब ना तो मारने से है, मारी, है ना, और ना मैरी बिस्कुट, इसका मतलब है ये, है ना। तो जैसे मारी फिर हो गई पीटी, तो मारी पीटी नहीं, जहाजों का हिसाब किताब, है ना। उससे रिलेटेड जितने भी ये थोड़े से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं ना, उनको देखेंगे, अपन कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। तो करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यूएन क्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये पढ़ेंगे अपन। ये क्या है, देखो, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। यूनाइटेड नेशन अपने आप में ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जो थर्ड यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना लॉज ऑफ सी को लेके, उसके रिजल्ट के बेसिस पे आया था, है ना। ये इसको फिर बनाया गया, बड़ी अच्छी बात। और ये इसका लोगो है, और ये जो लोगो है ना, ये कर्सर मेरा चल रहा है, तो यहाँ पर लोगों में ये एंकर लगे हुए हैं दोनों तरफ, है ना, और ये बीच में एक चेन और दोनों तरफ एंकर, इससे हिसाब किताब अपना बन रहा है। क्या करता है ये, इट प्रोवाइड्स अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बिल्कुल, ये जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज है ना, देखो क्या करेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि काम इस तरह से होना चाहिए। नहीं मानोगे तो आप ही का इसमें नुकसान है। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग सी बात है, क्वेश्चन में भी अगर पूछे तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो कि साहब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है किसके लिए, फॉर द यूज ऑफ वर्ल्ड सी एंड ओशन। देखो, पूरी दुनिया के अंदर समुंदर है, ओशंस हैं, सीज हैं, उनका यूज कैसे होना चाहिए। रेगुलेटेड वे में करोगे, वर्ल्ड के अंदर यूएन क्राइम नहीं मचेगा, सस्टेनेबल वे में काम होएगा। और अनरेगुलेटेड वे में करोगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूएनसीएलओएस बनाया गया, टू एंश्योर द कंजर्वेशन एंड इक्विटेबल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज and the maritime environment and to ensure protection and preservation of the living resources of the sea। क्यों, क्योंकि रेगुलेटेड वे में, रेस्ट्रिक्टेड वे में कायदे से काम करेंगे तो एनवायरमेंट का भी बचाव होएगा, रिसोर्सेज का भी बचाव होगा, चाहे वो लिविंग रिसोर्सेज हो, डेड रिसोर्सेज हो। इसके लिए बनाया गया। 167 से ज्यादा कंट्री प्लस 167 कंट्रीज, और यूएन के अंदर जो पैलेस्टाइन है उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, और कुक आइलैंड, न्यू एंड यूरोपियन यूनियन ने भी इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया। बस पैलेस्टाइन को मिल ही गया और ऑब्जर्वर स्टेटस उसका, है ना। तो बढ़िया, अच्छी बात, आगे चलते हैं। द कन्वेंशन हैज क्रिएटेड 3 न्यू इंस्टीट्यूशन, 3 नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं ऑन द इंटरनेशनल सीन। कौन से, देखो, एक तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, आईटी लॉस, एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और एक कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इन 3 को इसमें किया गया है, बड़ी अच्छी बात। क्यों, देखो, मैं हूं इंडिया, आप हो पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात नहीं लाएंगे, चाइना को लाते हैं, चलो। इंडिया और चाइना के बीच में हो गया सी को लेके झगड़ा।
अब झगड़ा कौन सुलझाएगा? तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल होना चाहिए ना सीज के लॉज को लेके, तो वो ट्रिब्यूनल हो गया। एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, देखो ये है सारा अपना समुंदर, ये जैसे मान लो भारत है, ये यूरोप यूरोप है ना, बाकी ये समुंदर है, तो सी का बेड है ना यहाँ पे, मतलब तलहटी, तलहटी बोलते हैं ना, तो ये जो सरफेस है ना, इसकी पानी की जो सरफेस है, तो इस सरफेस का भी तो कोई यूज करेगा ना, तो कौन सी किसकी होनी चाहिए? उसके लिए इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी, क्योंकि कहां पर कोई चीजें अपने को मिल सकती है उसका ध्यान में रखा जाएगा। तो ये तीनों चीजें देख ली अपन ने, है ना, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर सी और इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी और कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाली ऑब्वियसली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, लेकिन ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कहां तक हमारा अधिकार रहेगा उस पे, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी देखेंगे, तो वो सब चीजें इसके अंडर में आएंगी। आगे चलते हैं। देखो यूनाइटेड नेशन का डायरेक्ट ऑपरेशनल रोल नहीं है, यूएन हैज नो डायरेक्ट ऑपरेशनल रोल इसको इंप्लीमेंट करवाने में। तो एक कन्वेंशन है, तो यूएन इसमें यूएन क्राई नहीं करेगा, क्योंकि देखो ऐसे नहीं हो रहा और वैसे नहीं हो रहा, कर लेंगे मिल बांट के हम अपना, है ना, तो आप इतना क्यों बोलते हो इस तरह से। आगे, however there is a role played by organizations such as International Maritime Organization, International Whaling Commission, International Seabed Authority, ये सब का रोल ज्यादा प्ले होता है ना, बड़ी अच्छी बात। अब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनको भी इसी लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक एक करके सबको निपटा लेंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू कवर्ड बाय द कन्वेंशन वर सेटिंग लिमिट्स, लिमिट सेट करना, नेविगेशन, आर्किपेलाजिकल स्टेटस, ट्रांजिट रेजिम्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ज्यूरिसडिक्शन, डीप सी बेड माइनिंग, the exploitation regime, protection of the marine environment, scientific research and settlement of dispute। ये सारे इश्यूज इस कन्वेंशन के तहत कवर किए जाते हैं। क्या लिमिट सेट करेंगे नेविगेशन की, आर्किपेलागिक स्टेटस कि भाई आर्किपेलाग जो है बीच बीच में द्वीप रहते हैं ना, ये वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा जो आइलैंड्स बने हुए हैं, आर्किपेलागोस बोलते हैं ना इसको। सबसे ज्यादा आर्किपेलागो किसके पास है? इंडोनेशिया के पास में। देखो इंडोनेशिया जो कंट्री है ना, वो 13,000 आइलैंड्स मिलके बना हुआ है। तो यार ये तो हालत खराब हो गई, मतलब इंडोनेशिया आइलैंड कंट्री और 13,000 आइलैंड मिलके बने हैं, है ना। तो उनका कहां तक क्या स्टेटस है? ट्रांजिट रिजीम, मतलब आवागमन हो रहा है माल का, तो ट्रांजिट करेंगे ना, जैसे कि इस सी से कौन से शिप्स वगैरह जाएंगे उसका रिजीम निकालना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ज्यूरिसडिक्शन भी कहां तक मेरी रहेगी, वो सब, सी डीप सी बेड माइनिंग, पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स निकलेंगे कहां पे? इंडियन ओशन में, करंट अफेयर्स वगैरह में रहता है और आपको पता भी है आई गेस। तो बोले कि वो पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स है ना, वो रिसोर्सेज हैं, है ना, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो कौन करेगा इसकी माइनिंग? रूल रेगुलेशन यही निकालता है कि नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, भाई सारी बात ठीक है, आप तो उनको यूज तो कर रहे हो लेकिन सस्टेनेबल वे में यूज नहीं कर रहे हो, तो उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? यही करेगा, और कौन करेगा? साइंटिफिक रिसर्च। देखो साइंटिफिक रिसर्च तो इंपॉर्टेंट है, अनसाइंटिफिक वे में काम करोगे, तकिया कलाम हमारा क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, वो होना चाहिए। और भाई सीधी सी बात है, जैसे दो लोग लड़ लेते हैं ना, वैसे दो देश लड़ लेते हैं, सारे देश मिलके लड़ लेते हैं, कार्टल बना के लड़ लेते हैं, मिल बांट के लड़ लेते हैं। तो भाई साहब लड़ाई बंद करो और गांधी जी को याद करो, पीस प्रिवेल करना है, तो वो काम कौन करवाएगा? वो यही करवाएगा। करवाएगा कि नहीं करवाएगा? यूएनसीएलओएस करवाएगा। बड़ी अच्छी बात। आगे चलो, इसने क्लियर डिफाइन किया हुआ है इंटरनल वाटर क्या होगा, टेरिटोरियल वाटर हमारा कौन सा होएगा, आर्किपेलागिक वाटर कौन सा होएगा, कंटिग्यूअस जोन क्या होगा, ईईजेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अभी देख लेते हैं सब क्या क्या होते हैं। मिनरल रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन, वही बात फिर से बताई जा रही है ना। अब देखो, मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लोइटेशन इन सी बेड एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन इज रेगुलेटेड थ्रू इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। देखो मेरी टेरिटरी से दूर का रीजन है ना, वो किसी का नहीं है, तो उसका एक्सप्लोइटेशन कौन करेगा? तो उसके लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है। एंड कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड प्रिंसिपल, इन सब के आधार पर वो किया जाता है।
यूएन क्लॉज क्या बोलता है, लैंडलॉक स्टेट है ना, उनको राइट टू एक्सेस दिया जाएगा टू एंड फ्रॉम द सी विदाउट टैक्सेशन ऑफ ऑफ ट्रैफिक थ्रू ट्रांजिट स्टेट। देखो सीधी सी बात है, एक कंट्री है, लेट सपोज लाओस ले लो आप। अब लाओस है ना, या फिर कौन सा चड ले लो अफ्रीका में, चड, ये चढ़ने वाला चढ़ नहीं है, चाड एक कंट्री है, एग्जाम्पल लिया। अब वो बेचारा लैंड लॉक्ड है, लेकिन भाई साहब सीधी सी बात है, उसको भी तो सी को यूज करना है ना। अब बेचारों की क्या गलती कि वो बेचारा लैंड लॉक्ड है, तो उनको बिना टैक्स के एक कॉरिडोर बनाया जाएगा या फिर उनको रास्ता दिया जाएगा कि भाई जो ट्रांजिट स्टेट है ना, उनमें से करके आप अपना बिजनेस कर सकते हो, है ना, अपना ट्रांजिट माल का आगमन अवागमन कर सकते हो। तो यूएन क्लोज बड़ा अच्छा काम करता है। तो ये डाउट आई गेस आपका रिमूव हो गया है कि जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज है ना, वो कैसे काम करेंगे, है ना, वो कैसे सी को यूज करेंगे, है ना, माल को भेजने और लेने में। तो वो इसके थ्रू इनके लिए रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात। देखो सीधी सी बात है, अच्छा काम ये है कि भाई किसी के साथ किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल ट्रीटमेंट सबका होना चाहिए, है ना, वो चीज देख लेगा ये। आगे चलते हैं, आर्कीपेलेगिक वाटर्स क्या होते हैं। अब ये आर्कीपेलागोस बने हुए हैं ना, इसके बीच में वाटर, तो ये क्या होता है, इफ द कंट्री इज एन आर्कीपेलागो और इट हैज एन आर्कीपेलागो अंडर इट, बिल्कुल, अ बेस लाइन इज ड्रॉन बिटवीन द आउटर मोस्ट पॉइंट, जैसे आउटर मोस्ट पॉइंट of the island provided that these islands are close to each other, बिल्कुल। तो all the water inside this is called archipelagic water। जैसे मान लो सारे आइलैंड्स मिलके कंट्री बनाते हैं, तो इसके बीच में सारा पानी है ना, पानी पानी, ये पानी पानी हो गया, टिप टिप बरसा पानी, तो ये मना समुद्र, है ना। टिप टिप बरसा पानी पे गाना भी बना था रवीना टंडन का, रवीना टंडन नहीं, रवीना टंटन, बड़ा जबरदस्त गाना है ना, आज भी बड़ा पॉपुलर चलता है वो। तो ये सारा जो पानी इकट्ठा हुआ ना, इस पानी को बोलेंगे आर्कीपेलागिक पानी, आर्कीपेलाजिक वाटर। द स्टेट हैज फुल सोवरेनिटी ओवर दिस वाटर, बिल्कुल। अगर ये मान लो किसी, ये सारा मिलके कंट्री बनता है, तो भाई मेरा जुरिस्डिक्शन इस सारे पानी पे है। फुल सोवरेनिटी ओवर दिस वाटर्स वेरी मच सिमिलर टू इंटरनल वाटर्स एंड द फॉरेन वेसल्स आर अलाउड फॉर इनोसेंट पैसेज थ्रू आर्कीपेलागिक वाटर्स, बिल्कुल। अब इसमें से आना जाना करेंगे ना फॉरेन वेसल्स, उनको अलाउ किया जाएगा, बड़ी अच्छी बात। ये हो गया आर्कीपेलागिक वाटर, बड़ी अच्छी बात, पता नहीं कितनी बार बड़ी अच्छी बात होगी। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज आर अलाउड ट्रांजिट पैसेज थ्रू स्ट्रेट्स यूजिंग इंटरनेशनल नेविगेशन, बिल्कुल। स्ट्रेट्स बनी हुई है ना, पनामा स्ट्रेट, गल्फ ऑफ क्या में सुएज कैनाल बनी हुई है, तो वहां से इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। Coastal states have sovereignty right in exclusive economic zone with respect to natural resources and economic activities। एक exclusive economic zone दिया हुआ है, तो वहां पर जो coastal state है ना, उनके sovereign right है exclusive economic zone के। और jurisdiction over marine science research and environmental protection, बिल्कुल। All other states have freedom of navigation over फ्लाइट इन EEZ एज वेल एज फ्रीडम टू ले सबमरीन केबल्स एंड पाइपलाइन। देखो ये जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा ना, अभी इसको है ना, एक दो स्लाइड के बाद में डिटेल में समझेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, इसको बढ़िया से डिटेल में समझेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट भी समझेंगे, सब साथ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। लैंड लॉक्ड एंड जियोग्राफिकली डिसएडवांटेज स्टेट्स हैव द राइट to participate on the equitable basis in exploitation of an appropriate part of the surplus of the living resources of EEZ of coastal states of the same or sub-region। वही स्टेटमेंट है, उसको पढ़ दिया। आगे चलते हैं। All marine scientific research in the EEZ and on the continental shelf is subject to the consent of the coastal state। देखो सॉवरेनिटी की बात है ना, तो पूछना पड़ेगा, मतलब मान लो हमारा इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, पाकिस्तान को कुछ उसमें कुछ उसका रिसर्च करना, तो हमारी सोवरेनिटी पे बात होती है, हम अलाउ करें तो करें वरना ना करें। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर ऑब्लाइज्ड टू ग्रांट कंसेंट टू अदर स्टेट्स व्हेन रिसर्च इज फॉर पीसफुल पर्पसेस। अब देखो पाकिस्तान बोलेगा, सपोज किया जाता है कि बोले वो ऐसे कामों में आए, वरना तो बम बनाता रहता है, वो कहेगा कि मेरे को मरीन प्रोटेक्शन में रिसर्च करना है, बहुत बड़ी बात होगी अगर पाकिस्तान ऐसा बोल दे तो यार हिंदुस्तान वाले ऐसे नहीं है ना कि मना कर देगा उनको। पीसफुल पर्पस के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो वो तो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, तो उसके लिए यूजुअली हामी भर दी जाती है
है ना, सिंपल सी बात है, इसको समझ लिया अपन ने, आगे चलते हैं। डिस्प्यूट कैन बी सबमिटेड टू द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, है ना, लॉ ऑफ द सी, डिस्प्यूट वहां उन ट्रिब्यूनल्स में निकाल लिया जाता है। और ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है इसका ज्यूरिसडिक्शन कहां पे, किस कन्वेंशन के अंदर में बना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और टू आर्बिट्रेशन, उसके उसके हिसाब से ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है। और डीप सी बेड माइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, डिस्प्यूट्स होते हैं, उन पर इनका एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। अब जैसे ही मैंने बोला ना एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, तो आपका सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो पॉलिटी में पढ़ते हो ना, जुडिशियल पावर इनके, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एक्सक्लूसिव, ये सारे ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं ना, उन पर आपका सीधा ध्यान जाना चाहिए। और लक्ष्मीकांत खोल के रट्टा लगा लेना उसका, क्यों क्वेश्चन बनता है भाई पॉलिटी में, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और ट्रिब्यूनल का भी। अच्छा, ट्रिब्यूनल जैसे बोला ना मैंने, तो ट्रिब्यूनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ट्रिब्यूनल का प्रोविजंस दिए हुए हैं ना, वो भी पढ़ लेना। तो देखो साथ साथ में टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और यहाँ पे भी काम बन जाएगा और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। देखो लिंक कर करके पढ़ोगे ना इन चीजों को, तो अंडरस्टैंडिंग पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उतने अच्छे से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज द अटमोस्ट अप्रोच वी हैव टू इम्प्लाई। आगे चलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। अब देख लो, ध्यान से सुनना, ये है लैंड, बेस लाइन बन गई। अब देखो 200 नॉटिकल, पहले तो इसको देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में, ये मान लो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गई, उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका होगा वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। मतलब एक नॉटिकल माइल में लगभग 1.8 किलोमीटर के अराउंड एरिया होता है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो उसके जो जितने भी मरीन रिसोर्सेज है ना, उन पर अपना अधिकार है, लेकिन, है ना, और कोई उनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है तो हमसे परमिशन लेगा, दे तो दे वरना ना दे। लेकिन किसी कंट्री को, किसी देश को उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को यूज करना है ना, अपने शिप वगैरह को निकालने के लिए, तो वो बिना पूछे हमसे यूज कर सकते हैं, है ना, वो चीज, लेकिन अधिकार अपना है उसमें। अच्छा, कंटिग्यूअस जोन में तो घुस भी नहीं सकते, और टेरिटोरियल वाटर लिमिट, तो वो तो अपनी टेरिटरी हो गई, तो वो सब अलग होते हैं। आगे चलते हैं तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। देखो पढ़ना इसलिए आसान रहता है कि कोई चीज छूट ना जाए, और देखो रटने वाली चीजें तो इनको उसी तरह से लेते रहना। आप है ना रिकॉर्ड भी देखो ना ये क्लासेस, तो क्या करो, थोड़े से पॉज करके पढ़ लिया करो, फिर क्या थोड़ा दिमाग में और अच्छे से घुस जाएगा। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रेफर्स टू द एरिया फ्रॉम एज टू द टेरिटोरियल सी आउट टू 200 माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो बेस लाइन ये बनी हुई है, इससे आगे जाके जो 200 नॉटिकल माइल मतलब अराउंड 360 किलोमीटर के लगभग का जो इलाका है, वहां तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपना बन गया। द कंट्री हैज द सोल एक्सप्लॉयटेशन राइट ओवर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। बड़ी अच्छी बात। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू इंट्रोड्यूस EEZ वाज टू हाल्ट द क्लैशेस ओवर फिशिंग राइट एंड ऑयल राइट्स। देखो सारे देश लड़ते रहते थे, हम मच्छी पकड़ के खाएंगे, तुम मच्छी पकड़ के खाओगे। तो भाई साहब ऐसा है, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो फिश करी बनेगी ना, वो भाई साहब वो फिश करी पर हमारा सोल एंड सोल राइट होगा। और वहां तक अगर कोई तेल निकल गया तो वो तेल भी हम ही निकालेंगे, तेल आप नहीं निकाल सकते, वरना हम आपका तेल निकाल देंगे, है ना। तो ये भी चीज दी गई है। तो देखो अगर सामने वाले को तेल निकलवाने से बचना है तो 200 नॉटिकल माइल से दूर रहें, है कि नहीं। बड़ी अच्छी बात। In EEZ, the foreign vessel have freedom to navigation and overflight subject to the regulation of the coastal state. बड़ी अच्छी बात। Foreign states are allowed to lay submarine pipes and cables. बिल्कुल, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, जैसे कि कोई छोटा सा कंट्री है, जैसे इंडिया ही है, तो ये पूरी दुनिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया है। तो इंडिया की टेरिटरी यहाँ तक तो लैंड टेरिटरी है ही, उसके बाद में ये टेरिटरी जो बाकी है वो इंडिया की पड़ती है। तो कवच मिल गया, जैसे शक्तिमान में दिखाते थे ना बचपन में। अच्छा, शक्तिमान कौन कौन देखता था बचपन में? आप 90s वाले किड हो ना सब। हाँ, तो शक्तिमान दिखाते थे ना, तो कवच बन जाता था। तो वैसे देखो एक कवच बना हुआ है। तो ये जैसे यहाँ तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपना है, एक्सप्लॉयटेशन हम करेंगे इसका, लेकिन यहाँ से कोई फ्लाइट वगैरह या फिर शिप वगैरह इस तरह से जा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात। और थोड़ी सी इसमें डेफिनेशंस, थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसके पास है? फ्रांस के पास है। क्यों?
क्योंकि भाई साहब फ्रांस दिखता टुच्चा सा है, वैसे टुच्चा नहीं है, छोटा सा दिखता है, लेकिन इसके साले के छोटे छोटे आइलैंड बहुत हैं, इनकी है ना सालों की कॉलोनी बहुत थी। तो उन्होंने क्या किया, इन छोटे छोटे आइलैंड्स को हैबिटेट कर लिया और इनको अपने पास ही रखा, जिससे क्या है कि इंटरनेशनली ये दबाव बनाने में बड़े वो रहते हैं। क्यों? जैसे मान लो इनका यहाँ पर एक आइलैंड है, तो यहाँ पर अपना नेवल बेस लगा देंगे, तो साउथ अमेरिका को कवर कर लिया, यहाँ पर एक नेवल बेस लगा दिया, तो यूएसए को बोलेंगे कि हम बम छोड़ देंगे, तुम बकवास मत करना। इस तरह से करके इन्होंने बहुत सारे आइलैंड ले लिए। तो कंफ्यूज मत हो ना कि फ्रांस सर इतना सा छोटा है लेकिन इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके आइलैंड्स बहुत हैं। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया, ऐसे करते करते हमारा हिंदुस्तान 18वें नंबर पे आता है। देखो टॉप 20 के अंदर चाइना तो नहीं है। अब देखो किरीबाती कितना छोटा सा है, लेकिन छोटे छोटे आइलैंड्स है ना इधर, तो कितना सारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसका हो जाएगा, है ना। इस तरह से समझना इस चीज को। आगे चलते हैं, आगे आईटी लॉज पढ़ेंगे, है ना, इसको देखते हैं अपन। तो आईटी लॉज में क्या है, ट्रिब्यूनल है। बात हो ही रही थी कि भाई झगड़ा होगा, रगड़ा होगा, तो उसको सुलटाएंगे समुद्र से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, ITLOS, इट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी established by UNCLOS, बिल्कुल, to adjudicate dispute arising out of interpretation and application of UNCLOS convention। बस UNCLOS जो कन्वेंशन हुआ था उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, किस बात को कैसे समझना है, तो उससे संबंधित जो डिस्प्यूट वगैरह निकल के आते हैं उनको सॉल्व किया जाता है ITLOS में। इसका बेस कहाँ पे है? हैम्बर्ग जर्मनी में। ये एक बंदरगाह है बढ़िया वाला जर्मनी में। रिवर कौन सी रिवर है ये बताना आपको। हैम्बर्ग कौन सी रिवर पे पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वो, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो इंटरनेशनल लोकेशंस में, तो वहां पर ये पड़ता है ना। तो ये आपको बताना है, ये आपके लिए है होमवर्क। एक तो ये आपका होमवर्क है। अच्छा ये बात हो गई। और ये जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है ITLOS, दे आर कंपोज्ड ऑफ 21 इंडिपेंडेंट मेंबर्स। 21 तो इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर है, elected from among the persons enjoying the highest reputation for fairness, integrity and recognized competence in the field of law of sea। देखो अन्ना हजारे लेवल के लोग चाहिए, बिल्कुल कॉम्पिटेंट इंटीग्रिटी वाले लोग, क्योंकि देख सीधी सी बात है, उनको जजमेंट पास करना है ना, तो जस्टिस देना है उनको। जस्टिस के लिए दे हैव टू बी जस्ट। अगर करप्ट आदमी आ गए उसमें विजय माल्या टाइप के या फिर नकली किस्म के लोग आ गए तो जस्टिस तो नहीं दे पाएंगे, है ना। तो फेयर लोग होने चाहिए। ये देखो ये इस तरह की चीजें इसलिए बताई जाती हैं आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इस तरह के क्वेश्चन करके ना क्वेश्चन बनते हैं, तो उनमें आप किस तरह से अप्रोच करो, सोच बने आपकी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये सब पॉइंट्स डाले जाते हैं और इन्हीं के आधार पर अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। द ट्रिब्यूनल इज ओपन टू स्टेट्स पार्टीज टू द कन्वेंशन। बिल्कुल, पार्टी उसके लिए तो है जो जो इसकी पार्टी है। इट इज ओपन टू एंटिटीज अदर देन स्टेट पार्टीज, जैसे कि स्टेट और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो मिलके भी कोई केस ठोक सकती हैं, वो भी है। विच आर नॉट द पार्टीज टू द कन्वेंशन एंड टू द स्टेट एंटरप्राइज और प्राइवेट एंटिटीज, वो भी यहाँ पे आके बोल सकती हैं। जैसे कि मान लो फेडेक्स है, फेडेक्स का कोई माल आने जाने का पंगा हो गया था, तो ये जाके बोल देगा कि साहब उन्होंने है ना हमारे साथ बदमाशी करी, तो बदमाशी करी, पिटाई करेंगे उनकी, तो पिटाई करने का काम कर देगा। है ना, ITLOS, बिल्कुल। अब ये मैडम डॉक्टर नीरू चंदा कौन है? जज, फर्स्ट इंडियन विमेन टू बी इलेक्टेड एज अ जज टू दिस ट्रिब्यूनल। बिल्कुल, बस काम हो गया, डॉक्टर नीरू चंदा, याद रखना इसको। आगे चलते हैं। अरे यार इनकी फोटो डालनी चाहिए थी मेरे को, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम डालूंगा। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट कंसीडर करो, एक क्वेश्चन है, कहीं मिल गया था मेरे को, प्रीवियस ईयर का नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या? द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी इस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड कन्वेंशंस ऑफ लॉ ऑफ सी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 1 जहां जहां पे नहीं है उसको काटो, तो ऑप्शन बी कटा। एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, तो ये भी बिल्कुल सही है।
अच्छा, आईटी लॉस इज बेस्ड ऑन मोंटेगो बे जमैका, बस 3 वाला गलत है, तो जहां जहां पर 3 है उसको काटो, तो एलिमिनेट हो गए ना तीनों के तीनों ऑप्शन। आईटी लॉस का बेस कहाँ पे है? हैम्बर्ग में, जर्मनी में, पढ़ाई था अभी अपन ने। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा आंसर। और देखो ये इस तरह का, जैसे मैंने बताया ना, इसका बेस यहाँ पे है, तो थोड़ी एक हैबिट ऐसी बनाया करो कि उस टाइम पे मैप खोल लिया, उस लेक्चर देख रहे हो और ये लोकेशन मिली तो अपनी एटलस के अंदर मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा कि मेरी एक पर्सनल एटलस है, तो मैं उसको कैसे यूज करता हूँ, तो उसका एक स्क्रीनशॉट डालूंगा। उसी तरह से आप एटलस की लोकेशंस को मार्क किया करो कि एग्जाम टाइम में आप उसको देख सको, उससे बड़ा फायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लगे हाथ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी भी पढ़ लेते हैं, यही ये भी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। By the laws of sea convention to organize, regulate and control all the mineral related activities in the international seabed area beyond the limit of national jurisdiction। बिल्कुल, ये जैसे इंडिया की नेशनल jurisdiction में आएगा, अब यहाँ पर तो किसी का jurisdiction नहीं है, तो यहाँ पर कौन काम करेगा? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। लाख रुपए की बात है, बेस्ट काम हो जाएगा। अच्छी बात, आगे चलते हैं। इट हेल्प्स इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, तो इसमें 14th क्या है? कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज। तो बस ये सब कल्याणकारी कार्यक्रम हो जाए तो काम हो जाएगा। ये इसका एम भी है और इसमें हेल्प भी करता है। इसका बेस कहाँ पे है? किंगस्टन जमैका, जहाँ के हैं उसेन बोल्ट। पता है ना कैसे दौड़ता है उसेन बोल्ट, तो वहां पर इसका किंगस्टन जमैका में इसका बेस है। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। ये जो यूएनसीएलओएस है, डिफाइन क्या करेगा? इंटरनेशनल सीबेड एरिया को डिफाइन करेगा। क्यों? क्योंकि उसी के पीछे ही तो निकल के आया है ये तीनों, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हो गया, आईटी लॉस वगैरह, ये सब कोई। तो द सीबेड एंड ओशन फ्लोर एंड द सबसॉइल देयरफॉर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई इंटरनेशनल सीबेड एरिया की। मतलब वो इंटरनेशनल सभी नेशंस का है। इट हैज ऑब्टेन्ड इट्स ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल, जाके असेंबली में बैठने का काम करेगा, ऑब्जर्व करने का काम करेगा, तो इसको मिल गया ऑब्जर्वर स्टेटस। बेस्ट काम हो गया, आगे चलते हैं। द अथॉरिटी ऑपरेट्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग विद प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन, बिल्कुल, and other entities authorizing them to explore, eventually exploit specific areas on the deep seabed for mineral resources essential for building most technological products। अब बोल बच्चन है तो बोल बच्चन को बोल बोल कर लिया हमने। आगे चलते हैं। ये जो कन्वेंशन है ना, एक और बॉडी स्टैब्लिश करता है जिसको बोलते हैं एंटरप्राइज, विच इज टू सर्व द अथॉरिटी is own mining operator but not concrete step have been taken to bring into these being। मतलब अभी ये जो एंटरप्राइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि माइनिंग का हिसाब किताब देखेंगे, है ना, ऐसा कोई ऑपरेटर, तो ये भी मटीरियलाइज नहीं हुआ है। चलो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जब होगा तब देख लेंगे। आगे चलते हैं। विद 15 year contract period, ISA has been allowed 8 players to exploit seabed फॉर पॉली मेटेलिक नोड्यूल। देखो इंटरनेशनल सी बेड है, तो यहाँ के सी बेड पे आपको एक्सप्लॉइट करना है क्या? रिसोर्सेज को। तो ठेका कहाँ से मिलेगा? 15 साल का ठेका दे दिया, ठेका ले रखा है ना इसने इन्होंने, तो ये अपना लिया हुआ जो ठेका है वो दूसरे को ठेका दे देंगे। तो ठेके का मतलब वो शराब वाला ठेका नहीं है, गंदे बच्चे हैं सर, ड्राई डे चल रहा है, वो वाला ठेका नहीं। ठेके का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। और देखो हमारी लैंग्वेज कितनी खराब हो गई है, बताओ। ठेके का इतना बढ़िया मतलब था ठेका लेना, है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेना, और शराब की दुकान को ठेके से रिप्लेस कर दिया। अब सीधी सी बात है, कोई भी बोलेगा ना ठेका तो वही चीज समझते हैं। मतलब हमने भाषा का वो कर दिया, निरादर कर दिया, है ना। चलो हो जाती है लैंग्वेज क्रिपल। पता है अजीब अजीब से कई वर्ड देखने को मिलते हैं ऐसे कि मतलब उसका कुछ ही मतलब है और किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, होता है ना। चलो ठीक है। द 8 ये जो 8 कॉन्ट्रैक्टर हैं इनमें कौन कौन है कि भाई साहब? इंडिया, इंडियन ओशन, जर्मनी, ये बड़े बड़े है ना इंडस्ट्री वाले नेशंस हैं। रशिया, रशियन फेडरेशन, इंटर कॉन्टिनेंटल जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन IOM, जिसमें कौन कौन आता है? बुल्गारिया, क्यूबा, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और रशियन फेडरेशन। तो रशिया के तो डबल मजे हो गए।
खुद से भी एक्सप्लॉइट करेगा और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी एक्सप्लॉइट करवाएगा। रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, चाइना, जापान एंड फ्रांस, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। इन 2008 the authority received 2 new application coming for the first time from private firms in developing island nations of the Pacific King Nauru और टोंगा, इन 2 जगह से, है ना। बस, तो ये 2 प्राइवेट फर्म भी आ गई हैं। आगे चलते हैं। इंडिया और आईएसए का संबंध क्या है? तो आईएसए की काउंसिल का मेंबर इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया है, बड़ी अच्छी बात। और इंडिया ने एक्सक्लूसिव राइट ले रखे हैं एक्सप्लोर करने के पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। देखो, शायद आपको साइंस एंड टेक या फिर ज्योग्राफी में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वगैरह के बारे में पढ़ा देंगे, है ना। नहीं हुए तो देख लेंगे उनको, तो थोड़ा उनका कंपोजिशन भी समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन से मिनरल्स होते हैं। कई में होता क्या है, धीरे 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 करके ना मेटल्स जाके, है ना, मिनरल्स जाके इकट्ठे हो गए, भारी थे ना तो इकट्ठे हो गए। तो सी बेड है ना वो, तो वहां पर पत्थर पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं जिसमें कई टाइप के मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो उन पत्थरों को उठा लाएंगे और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और बहुत ज्यादा मात्रा में है वो, तो फायदा हो जाएगा। तो इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट क्या मिले कि भाई सेंट्रल इंडियन ओशन का बेसिन है ना, तो वहां पर जो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो ठेका है ना, ठेका और बड़ा ठेका मिल गया इंडिया को, बड़ी अच्छी बात है। अगला, इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, जो कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। बजट पास होएगा और उसके बाद में मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बोला ना, बजट पास होएगा तो बस मनी बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल वगैरह सब आपके दिमाग में घूमना चाहिए। पैसा कैसे आता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266, 267, ये सब आपके दिमाग में गोली घूम जानी चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स फंड क्या होता है, कंटिजेंसी फंड को कौन ऑन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का हिसाब किताब क्या होता है उसमें, है ना। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, जैसे ही मैंने बोला बजट वाली बात। तो देखो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, चीजें याद हो जाएंगी, लिंक कर करके पढ़ोगे, भूलोगे नहीं, बढ़िया काम हो जाएगा, है ना। बढ़िया काम होना भी चाहिए और जिंदगी में मजे हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? अब करेंगे इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। व्हेल मछली होती है ना, व्हेल मछली, तो व्हेल मछली होती है, उसका शिकार किया जाता है ना, उसका शिकार किया जाता है। तो उसके लिए कुछ रेगुलेशन बनाए जाएंगे, क्योंकि व्हेल का स्टॉक धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो उसके लिए व्हेलिंग कमीशन बनाया गया। अब इट वॉज सेट अप अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग फॉर द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक। क्योंकि देखो, समुद्र की बायोडाइवर्सिटी का नुकसान नहीं होगा क्या इससे, तो बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। दस मेक पॉसिबल द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द व्हेलिंग इंडस्ट्री। बढ़िया बात। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? setting out catch limits by species and areas which may be zero as the case of commercial whaling। बड़ी अच्छी बात। नेक्स्ट, designating specific areas for whale sanctuary। देखो, जैसे अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं ना, वैसे ही समुद्र का कोई इलाका देख लिया और यहाँ पर वेल्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसको वाइल्ड वेल सेंचुरी बना देंगे, कंजर्वेशन का काम बढ़िया हो जाएगा, ये भी चीज जरूरी है। और प्रोटेक्शन ऑफ काउस एंड फीमेल अकम्पनीड बाय काउस, ये जो बच्चे बच्चे होते हैं ना इनका, और जो फीमेल होती है ना उनके साथ में वेल, उनका भी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। आगे, प्रिस्क्राइब्ड ओपन एंड क्लोज्ड सीजन एंड एरिया ऑफ फॉर वेलिंग एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ हंटिंग मेथड्स। भाई सीधी सी बात है, कब हंटिंग करनी है और कब नहीं करनी है, तो इसका भी रेस्ट्रिक्शन, इसका भी हिसाब किताब वाला रखना है। आगे देखते हैं। An integral part of the convention is legally binding schedule which sets out specific measures। बड़ी अच्छी बात, लीगली बाइंडिंग है और कुछ मेजर्स दिए हुए हैं, तो लीगली बाइंडिंग है, इसीलिए तो मेजर्स दिए हुए हैं, तो उनका ध्यान में रखना है। These measures include catch limits which may be zero as in case of commercial whaling। बिल्कुल, कॉमर्शियल वेलिंग का मतलब ये होता है कि मांस मच्छी के लिए आप वेल मछली को पकड़ोगे ना तो आप एक भी नहीं पकड़ सकते, रिसर्च के लिए देख सकते हैं, है ना। बाय स्पीशीज एंड एरिया, डेसिग्नेटेड स्पेसिफाइड एरिया एज वेल सेंचुरी, प्रोटेक्शन ऑफ काउज एंड फीमेल्स अकम्पनीड बाय काउज, प्रिस्क्राइब्ड ओपन एंड क्लोज सीजन एंड एरियाज फॉर वेलिंग एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन हंटिंग मेथड। बोल बच्चन थे, पढ़ दिए, आप भी पढ़ लेना,
याद हो जाएगा। याद भी क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है ना अपनी, बस उसी से काम हो रहा है। और देखो अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो बनती जा रही है तो हम बिल्कुल सही राइट ट्रैक पे हैं। अगला, द कमीशन ऑल्सो कोऑर्डिनेट एंड फंड्स कंजर्वेशन वर्क ऑन मैनी स्पीशीज ऑफ सीटा ओशन सीटासीन्स, है ना। आगे चलते हैं। सीटासीन्स क्या है, ये इन्हीं की स्पीशीज होती है। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन हैज नो अवेलेबिलिटी टू एनफोर्स एनी ऑफ इट्स डिसीजन थ्रू पेनल्टी इम्पोजिशन। बिल्कुल भाई, आपने इनके रूल को तोड़ा तो को पेनलाइज नहीं किया जाता, एनफोर्समेंट नहीं है, दबाव बनाने का हिसाब किताब नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इम्पिंगटन, कैम्ब्रिज के पास में, इंग्लैंड के अंदर। बड़ी अच्छी बात, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ना, वहां पे ट्रिनिटी कॉलेज है जहां पर पढ़ने गए थे श्रीनिवास रामानुजन। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी देखी है ना आपने, और वहां पर ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर वही एप्पल के नाम पे पेड़ बनाया हुआ है न्यूटन का, और उसपे न्यूटन की मूर्ति भी लगाई हुई है कि यहाँ पे गिरा था। तो रॉयल फेलोशिप मिलती है वहां पे, जो कि इसको मिली थी, इनको मिली थी, सॉरी, श्रीनिवास रामानुजन जी को मिली थी, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी मिली हुई है, न्यूटन को भी मिली हुई है। तो इतने बड़े लोगों के समकक्ष ये आए थे। कैम्ब्रिज में पढ़ती है वो कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज। चलो ठीक है, इंडिया भी आईडब्ल्यूसी का मेंबर है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए अपने लिए, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, एबोरिजिनल सबसिस्टेंट हंटिंग in several countries including US, रशिया, ग्रीनलैंड, सेंट विंसेंट करके जगह है, and the Grenadines of Caribbean for people who are historically and culturally dependent on whale for subsistence and not for profit। बिल्कुल, इनकी देखो जीविका ही इस चीज पे चल रही है, खाते हैं तो मच्छी खाते हैं, तो भाई इनको भी तुम रोक दोगे। देखो प्रॉफिट के लिए अगर काम कर रहे हो ना आप, तो आपको रोकेंगे, है ना, वरना आपका सबसिस्टेंस पैटर्न उसी पे बना हुआ है ना, तो आप कर सकते हो। एबोरिजिनल का मतलब क्या होता है, आदिवासी, है ना, वर्ड का मतलब भी देख लिया अपन ने। 1982 में आईडब्ल्यूसी ने अडॉप्ट किया था एक मॉरेटोरियम। क्या था वो मॉरेटोरियम, जो था वो कॉमर्शियल व्हेलिंग पे था, और ये मॉरेटोरियम इसके सभी मेंबर्स पर बाइंडिंग है। बिल्कुल, है ना। आगे चलते हैं। देखो जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, रटने वाली चीज है, स्पीड से चल रहे हैं अपन। लेकिन इस मोरेटोरियम को ऑब्जेक्ट करते हुए नॉर्वे और आइलैंड ने कॉमर्शियल वेलिंग को अलाउ कर दिया। तो ये निष्ठुर बालक हैं, है ना, ये बात नहीं मानते हैं उनकी, गंदी बात। रशिया हैज ऑल्सो रजिस्टर्ड एन ऑब्जेक्शन टू द मोरेटोरियम डिसीजन बट डज नॉट एक्सरसाइज इट। भाई इन्होंने बोला, रशिया ने भी, कि देखो ये मोरेटोरियम हम नहीं मानेंगे, लेकिन बोला ही है, मान लेते हैं ऐसे। और जापान ने तो कंटिन्यू किया है हंट करना वेल को। क्या बोलता है कि हम तो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो जापान अलग गेम खेल रहा है भाई, बोलता है कि हम तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ले रहे हैं। तो भाई साहब साइंटिफिक क्या लैब में ले जाके खाओगे क्या इनको, इतनी सारी आप है ना हंट करते रहोगे, तो ये भी चीज गलत है। 1994 में क्या किया गया था, साउदर्न ओशन व्हेल सेंचुरी क्रिएट की गई थी। साउदर्न ओशन के अंदर व्हेल की सेंचुरी बनाई गई थी आईडब्ल्यूसी मेंबर्स के द्वारा। आगे चलते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। 2018 के अंदर मीटिंग हुई थी आईडब्ल्यूसी की, जो कि ब्राजील में हुई थी। उन्होंने अडॉप्ट किया था फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन। प्रपोज किसने किया था, ब्राजील ने। द डिक्लेरेशन इंसिस्ट द कॉमर्शियल व्हेलिंग is no longer a necessary economic activity, would allow the recovery of all whale population to pre-industrial whaling levels। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जितनी इनकी संख्या थी उतनी संख्या अब बन जाएगी। तो इसके लिए बोले कि ये इसको एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी आप छोड़ दो, वेल मछलियों की जनसंख्या अब बढ़ने दो। बिल्कुल, और इसने एम भी किया है कि इनडेफिनेट प्रोटेक्शन करेंगे वर्ल्ड की व्हेल पॉपुलेशन की, भयंकर लेवल पे प्रोटेक्शन करेंगे। इट इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट एंड वाज बैक्ड बाय 40 कंट्रीज विद 27 प्रो व्हेलिंग स्टेट वोटिंग अगेंस्ट। बिल्कुल, अगेंस्ट में भी गए। जापान रिसेंटली अलाउज दैट इट विथड्रॉज फ्रॉम आईडब्ल्यूसी एंड विल रिज्यूम कॉमर्शियल व्हेलिंग। ये जापान ना, पता नहीं मच्छी खाने की गंदी आदत है। अरे मच्छी खाओ यार, छोटी मछली, लेकिन बड़ी मछलियों के पीछे लगे हैं, है ना, खाने में हो गया पागल है क्या, मतलब फिश करी इतनी क्या, मतलब डोंगे भर भर के बनाओगे।
लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये सब चीजें इंटरेस्टिंग और रटने वाली थी, इनको कर लिया। तो आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।